दो दिवसीय सिलीगुड़ी के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह सीमा सुरक्षा की करेंगे समीक्षा, परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम आज सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। 200 से अधिक जापानी कंपनियों के सीईओ लेंगे हिस्सा। राज्य के निर्माण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। वंदे मातरम पढ़े जाने को लेकर सियासी संग्राम तेज। शाह ने बताया देश विरोधी का मुस्लिम तुष्टीकरण कांग्रेस की नीति। आज पूरे केरलम में बीजेपी का वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर अदालती रुख के बाद फिर झारखंड में हलचल। आज जेपीएससी जेडब्ल्यूएससी रिफॉर्म मोर्चा राज्य भर में करेगा पुतला दहन। सरकार पर धोखाधड़ी करने का आरोप। यूपी में भारी बारिश की चेतावनी। 25 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। अगले कुछ घंटे तेज बारिश की चेतावनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्या अवस्थी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, जहां आज से गृह मंत्री का 2 दिवसीय पश्चिम बंगाल का दौरा है। बंगाल के सिलीगुड़ी में आज देंगे परियोजनाओं की सौगात। सीमा सुरक्षा के संबंध में परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण। सुबह 11:15 पर एसएसबी के जवानों के साथ संवाद करेंगे। दोपहर 2:30 बजे 3 नए कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। शाम 4:30 पर हेल्पलाइन के संबंध में करेंगे समीक्षा बैठक। सिलीगुड़ी में सीमा सुरक्षा संबंधी बैठक की करेंगे अध्यक्षता। सीमा सुरक्षा के इंतजामों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करेंगे। तो शाम 4:20 पर हेल्पलाइन नंबर का उद्घाटन करेंगे। सिलीगुड़ी से सीमा सुरक्षा संबंधी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तो आज से गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। बंगाल के सिलीगुड़ी में आज देंगे परियोजनाओं की बड़ी सौगात। सीमा सुरक्षा के संबंध में बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे। और माना जा रहा है कि आज ये जो सिलीगुड़ी का दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पश्चिम बंगाल जीतने के बाद बड़ी सौगात मिलने जा रही है। और 3 नए कानूनों पर बनी प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि लंबे वक्त से उनके दौरे को लेकर तैयारियां की जा रही थी। और विकास की बयार अब पश्चिम बंगाल में बहती हुई नजर आएगी। देखिए, बीजेपी ने यह वादा किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो विकास होगा और जबरदस्त विकास होगा। योजनाओं की सौगातें मिलेंगी, परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। तो बंगाल के सिलीगुड़ी में देंगे परियोजनाओं की सौगात। सीमा सुरक्षा के संबंध में परियोजना का करेंगे लोकार्पण। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम आज सीएम योगी करेंगे कार्यक्रम की अध्यक्षता। 200 से अधिक जापानी कंपनियों के सीईओ लेंगे हिस्सा। राज्य के विनिर्माण निर्माण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। तो सीएम योगी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। 200 से अधिक जापानी कंपनियों के सीईओ इसमें हिस्सा लेंगे। राज्य के निर्माण डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। लखनऊ यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 कार्यक्रम आज सीएम योगी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 और बड़ी सौगात इस इन्वेस्टमेंट मीट से मिलने जा रही है उत्तर प्रदेश को।
और बता दें कि इस मीट का असर कैसा पड़ने वाला है, समिट का क्या असर पड़ने वाला है, इस इन्वेस्टमेंट समिट का क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश पर, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को मिलेगा, जापान कितना इन्वेस्टमेंट करेगा उत्तर प्रदेश में, ये देखना होगा। तो 200 से अधिक जापानी कंपनियों के सीईओ इसमें हिस्सा लेंगे। राज्य के निर्माण, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर चर्चा होगी। देखिए, आश्वस्त करने का प्रयास उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तरफ से कि उत्तर प्रदेश में निवेश करना नुकसान नहीं बल्कि फायदे का सौदा है। असीम संभावनाएं इस प्रदेश के अंदर, बड़ी जनसंख्या है और सबको दिल खोलकर वेलकम करती है, सबका स्वागत करती है, ये आश्वासन देने का प्रयास। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज संबोधित भी करेंगे। 200 कंपनियां जापान से भारत आई हैं उत्तर प्रदेश में अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, और किन कंपनियों को उत्तर प्रदेश उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बेहतर लगा, ये अब देखना होगा। और हमारे साथ हमारे सहयोगी रमन मिश्रा जुड़ चुके हैं जानकारी देने के लिए। रमन, ये कार्यक्रम कितनी देर में शुरू हो जाएगा? आपको बता दें, कार्यक्रम जो है वो कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। यहाँ पर डेलीगेशन भी पहुंच रहा है मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद में, और यहाँ पर छात्रों को भी बुलाया गया है ताकि सीखें कि कैसे उन्हें टेक्नोलॉजी से जुड़ना है, कैसे नए स्टार्टअप से जुड़ना है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री यूपी के तमाम जो है आउटलेट भी लगे हुए हैं। जो भी कंपनीज हैं उन्होंने अपना अपना आउटलेट लगाया हुआ भी अंदर, और सारे भी लगे हुए हैं। कार्यक्रम शुरुआत होने के बाद में जो यहाँ के ऑफिसर्स हैं, औद्योगिक विकास विभाग के या फिर और भी जितने विभाग हैं, चाहे एमएसएमई विभाग हो गया, इसके जो ऑफिसर्स हैं और कुछ मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए ऑफिसर्स हैं, ये सब जो यहाँ पर सीईओ आए हैं, लगभग 200 से ज्यादा, इनसे बातचीत करेंगे, उनको अपना ऑफर देंगे कि कैसे उत्तर प्रदेश में अगर वो निवेश करते हैं तो उनको कई गुना मुनाफा होगा, उनके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, और क्या क्या अच्छाइयां हैं उत्तर प्रदेश में, इसकी चर्चा होगी। और जो निवेशक आए हैं, हालांकि जो निवेशक आए हैं वो पहले से ही रिसर्च करके आए उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश एक बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और बड़ा क्षेत्रफल भी है। लगभग जो भी बड़ी कंपनीज हैं उसके जो ज्यादातर आउटलेट्स होते हैं, ज्यादातर जो उसकी जो खपत होती है प्रोडक्ट्स की, वो उत्तर प्रदेश में होती है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में ही अगर उनके जो यूनिट्स हैं वो लगते हैं तो उनको और भी ज्यादा फायदा होगा। और खास करके जापान की जो बात होगी, जब जापान की बात होती है तो ग्रीन हाइड्रोजन की बात होती है, सेमीकंडक्टर की बात होती है। तो ऐसे में इन सब क्षेत्रों में के जो निवेश हैं वो भी यहाँ पर हो सकते हैं। ये जो पूरा जो 2026 इन्वेस्टमेंट मीट उत्तर प्रदेश जापान की रखी गई है, इसका स्लोगन दिया गया है थिंक बिग थिंक यूपी, यानी कि बड़ा सोचो और बड़ा उत्तर प्रदेश बनाओ। और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री इससे पहले दिल्ली गए थे, वहां भी कॉन्क्लेव था, वहां भी बातचीत हुई थी, वहां भी कई एमओयू साइन हुए थे, कई ऐलान भी हुए थे। आज भी हो सकते हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 बजे पहुंचेंगे, उसके बाद में फिर एक बार सबसे संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, और उसके बाद में जो जिन कंपनियों का उत्तर प्रदेश सरकार से एमओयू साइन होगा उसकी भी जानकारी दी जाएगी। और उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन होगा, फिर रात में डिनर होगा। तो थिंक बिग थिंक यूपी, यानी कि अगर आप बड़ा सोच रहे हैं तो आप उत्तर प्रदेश के बारे में सोचिए। और आज एक बार फिर से आश्वस्त करने का प्रयास करेंगे मुख्यमंत्री उन इन्वेस्टर्स को जो उत्तर प्रदेश के बारे में रिसर्च कर उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना है इन्वेस्टमेंट के लिए। और अब जब ये सभी इन्वेस्टर्स वापस जाएंगे और उसके बाद जब खबर सामने आएगी कि कौन कौन सी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करना चाहती हैं, तो उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी सौगात होगी। जैसे कि आपने बताया कि डेलीगेशन आना शुरू हो चुका है, कार्यक्रम कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री का आगमन कब होगा और मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन और बड़े चेहरे होंगे?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगमन लगभग 2:45 से 3 बजे के बीच में होगा। उसी वक्त इस कार्यक्रम की जो है समाप्ति होगी डेलीगेशन की। एक साथ बताइए तो विदाई कार्यक्रम जो है वो होगा और जो पूरा कार्यक्रम का जो सार होगा उस पर चर्चा होगी। अधिकारी मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करेंगे कि आखिर कंपनियों से साइन कितना इन्वेस्टर की बात हुई है। उसके बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी संवाद करें। आपको बता दें तमाम कंपनियां हैं, डेकिन है, यामाहा है, होंडा है, एसपीआई, पैनासोनिक, केहेन, डेंसो और ऐसे तमाम कंपनियां हैं जो पहले से निवेश इनका है भी, लेकिन अब और ज्यादा भी निवेश करने वाली कंपनियां भी हैं जो अब बहुत ज्यादा निवेश अगर उनका किसी और भी देश में था या फिर भारत में भी किसी और प्रदेश में उनकी यूनिट लगी थी तो वहां से ज्यादा वो उत्तर प्रदेश पे फोकस करने की प्लानिंग। बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश पर पूरे देश का फोकस रहता है क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है और हर दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से देख लें, चाहे उसके क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देख लें, चाहे जनसंख्या के दृष्टिकोण से देख लें। रमन, आप लगातार इस खबर पर बने रहिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज गुरुग्राम में होगा जेन जी एंटरप्रेन्योर्स कार्यक्रम। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में सीएम सैनी युवाओं से सीधा संवाद करेंगे। रोजगार, उद्यमिता, नई तकनीक, युवाओं के भविष्य पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में युवाओं को स्टार्टअप की दी जाएगी जानकारी। कार्यक्रम में सीएम सैनी युवा उद्यमी यात्रा की भी करेंगे शुरुआत। 2 बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी हरी झंडी दिखाने के बाद। हरियाणा के सभी जिलों में पहुंचेंगे युवा उद्यमी यात्रा। यात्रा के जरिए से युवाओं को दी जाएगी उद्यमिता की जानकारी। सीएम सैनी ने यात्रा को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। तो देखिए यात्रा को कैसे सफल बनाना है उसको लेकर के पहले से ही निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रोजगार, बिजनेस, इन सब पहलुओं पर आज चर्चा होगी। सीधा संवाद होगा जेन जी छात्रों के साथ, जेन जी उद्यमियों के साथ जो नया कुछ करना चाहते हैं, नए कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री सीधा संवाद करेंगे। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी में ये संवाद कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री यहाँ पर बताएंगे कि सरकार की क्या कुछ प्लानिंग है उनके लिए, सरकार किस तरीके से उनका सहयोग कर सकती है, किस तरीके से उनके लिए काम आ सकती है और सरकार की क्या कुछ नीतियां पहले से ही तैयार हैं युवाओं के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रोग्रेस कितनी है, सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं। रोजगार, उद्यमिता, नई तकनीक यानी टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नए आइडियाज को जोड़ करके कैसे इस देश में नए स्टार्टअप्स बनाने हैं। आज गुरुग्राम में जेन जी एंटरप्रेन्योर्स कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां पर पहुंचेंगे, युवाओं से सीधा संवाद करेंगे, सरकार की योजनाओं का बखान करेंगे और हो सकता है कि कई छात्र अपने भी आइडियाज मुख्यमंत्री के साथ यहां पर साझा करें। वहीं हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। नौकरी गंवाने वाले खुश, आंदोलनकारी छात्र नाराज। आंदोलन की धमकी, फूकेंगे हेमंत सोरेन का पुतला। देखिए झारखंड में इस समय जो माहौल है वो अजीबोगरीब बना हुआ है, जहां एक तरफ आंदोलनकारी छात्र हैं जिन्हें अभी क्षणिक खुशी मिली थी क्योंकि हेमंत सोरेन सरकार ने यह ऐलान कर दिया था कि वो जीपीएससी और जेडबलएससी के पेपर को रद्द करेंगे। उसके बाद उन छात्रों ने आंदोलन किया था, वो छात्र नाराज हुए थे, सड़कों पर आए थे, जो इन पेपरों में सफल हुए हैं, जिन्हें नौकरी मिल सकती है, जिनके रिजल्ट बेहतर आए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, हम सही रास्ता चुन करके आगे बढ़े, हमने बहुत कड़ी मेहनत करी और उसके बाद सरकार कैसे इस पेपर को रद्द कर सकती है। कोई वैकल्पिक रास्ता सरकार को निकालना चाहिए, इस तरीके से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अब उसके बाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है। सोरेन सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट का कहना है कि जिन बच्चों ने मेहनत की
हम उनकी नौकरियां नहीं छीन सकते। आंदोलन की धमकी अब दी गई है। हेमंत सोरेन का पुतला फूंका जाएगा। एक बार फिर से आंदोलनकारी छात्र एक्टिव हो चुके हैं। उनका कहना है हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। सरकार ने हमें आश्वस्त किया कि पेपर रद्द होंगे और उसके बाद हाईकोर्ट का ये फैसला हमें नागवार है। सरकार से नाराजगी एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिलेगी। हेमंत सोरेन का पुतला फूकेगी छात्र। हेमंत सोरेन सरकार से नाराजगी। हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार के पेपर रद्द फैसले पर रोक लगा दी है। अब आंदोलनकारी छात्र नाराज हैं। हेमंत सोरेन का पुतला फूकने की बात की जा रही है। दिल्ली की बढ़ती आबादी और सीमित जमीन के बीच अब राजधानी के विकास का मॉडल बदलने की तैयारी है। मास्टर प्लान 2047 में जमीन पर शहर फैलाने के बजाय ऊंचाई में विकास पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कुछ प्रतिबंधित इलाकों को छोड़कर हाई राइज इमारतों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं UER 2 के आसपास हाई डेंसिटी कॉरिडोर विकसित करने की योजना है। यानी आने वाले समय में दिल्ली का स्काईलाइन पूरी तरीके से बदल सकता है। तो देखिए, दिल्ली में दिन प्रतिदिन आबादी बढ़ रही है, जमीन कम पड़ रही है। अब इसी के तहत बड़ा फैसला लिया गया है। उन क्षेत्रों की तरफ नया प्लान बनाया जाएगा जहां पर अभी तक आबादी नहीं पहुंच पाई है। दिल्ली में अब ऊंचाई में विकास होगा। मास्टर प्लान 2047 के लिए हाई राइज पर जोर दिया जा रहा है। UER 2 के आसपास बनेगा हाई डेंसिटी कॉरिडोर। 3.2 करोड़ आबादी के लिए ये मेगा प्लान तैयार किया गया है। देखिए, दिल्ली में पूरे देश के लोग रहते हैं। सिर्फ देशों से नहीं बल्कि विदेशों से भी जो लोग दिल्ली आना चाहते हैं, भारत में बसना चाहते हैं, जो रोजगार के तहत भारत में हैं, वो भी दिल्ली को चुनते हैं। रोजगार के लिए भी लोग दिल्ली को चुनते हैं। पॉलिटिक्स दिल्ली से चलती है। यानी दिल्ली में पूरे देश की आबादी है और अब जमीन कम पड़ती जा रही है। किराया महंगा होता चला जा रहा है। जमीनें बहुत महंगी होती चली जा रही है, जिसके बाद सरकार ने एक मेगा प्लान तैयार किया है साल 2047 के लिए। और अभी 2026 में आज जो दिल्ली की डेवलपमेंट प्लान 2047 ये आपके सामने लॉन्च की गई है। 2047 इसको विकसित भारत के समकालीन अवसर के समय के लिए रखा गया है कि 2047 तक हमें दिल्ली किस प्रकार से हमको डेवलप करनी है। इस समय में लगातार इसकी आबादी भी बढ़ती रही। 1991 में 94 लाख इसकी आबादी थी। 2001 में 1 करोड़ 38 लाख थी। 2021 में 2 करोड़ 12 लाख थी। आज 2 करोड़ 40 लाख इसकी आबादी यहाँ की जा रही है और 2047 तक 3 करोड़ 20 लाख आबादी ये दिल्ली। कुशीनगर में बहादुरपुर पुलिस चौकी के पास चेकिंग के दौरान बालू लदे ट्रक को रोकने की कोशिश में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया यह जा रहा है कि ट्रक नहीं रुका तो सिपाही विजेंद्र मणि त्रिपाठी बाइक से उसका पीछा करने लगा। इसी दौरान ट्रक चालक ने सिपाही को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। हादसे में सिपाही गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यूपी की सीमा पार कर बिहार भागे आरोपी चालक को बालू लदे ट्रक समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए ट्रक पर नंबर प्लेट भी नहीं लगी थी। तो बिहार भागे आरोपी को पुलिस ने धर दबोचा उसे गिरफ्तार कर लिया है। बालू लदा ट्रक रोकने में सिपाही घायल भी हुआ है, लेकिन बड़ी सफलता कह सकते हैं। वहीं कुशीनगर में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पटरौना राज दरबार की तकरीबन 1503.57 एकड़ सीलिंग भूमि अब राज्य सरकार के अधीन होगी। 44 साल पुराने कानूनी विवाद के अपर जिलाधिकारी नायक ने 14 अगस्त को मामले का अंतिम निस्तारण कर दिया। इस जमीन का इस्तेमाल अब भूमिहीन और गरीब परिवारों को पट्टा देने के साथ साथ स्कूल, अस्पताल, खेल मैदान और आंगनबाड़ी जैसी सुविधाओं के लिए किया जा सकेगा। यानी लंबे कानूनी विवाद के बाद अब हजारों परिवारों के लिए जमीन और विकास की नई राह खुल सकती है। तो स्कूल, अस्पताल के लिए भी इस्तेमाल होगी जमीन।
जहां 44 साल बाद 1503 एकड़ जमीन पर ये बड़ा फैसला आया है। पडरौना राज दरबार की जमीन अब सरकार की। गरीब भूमिहीन परिवारों को इसका पट्टा मिलेगा। स्कूल अस्पताल के लिए भी इस्तेमाल होगी ये जमीन। ये सीलिंग न्यायालय में एक मुकदमा 1978 से चल रहा था। उस सीलिंग कोर्ट का फैसला है जिसमें जो 1503 एकड़ जमीन सीलिंग सरप्लस घोषित की गई है। सीलिंग सरप्लस घोषित लैंड ये राज्य सरकार की लैंड होती है और राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने की आगे तक कार्रवाई चल रही है। साल बाद 1503 एकड़ जमीन पर बड़ा फैसला आया। अब ये जमीन सरकार की है, जिसके बाद सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है कि इन जमीनों पर मैदान बनाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे, स्कूल्स बनाए जाएंगे, गरीब परिवारों के लिए घर बनाया जाएगा। तो स्कूल अस्पताल के लिए भी इस्तेमाल होगी ये जमीन। 44 साल बाद 1503 एकड़ जमीन पर यह बड़ा फैसला आया है। अब आधिकारिक तौर पर यह जमीन सरकार की हो चुकी है। राज दरबार की जमीन अब सीधे सरकार की। गरीब भूमिहीन परिवारों को इसका पट्टा मिलेगा। तो देखिए, लंबे वक्त से इस पर केस चल रहा था, जहां अब सीधे इसका निस्तारण करते हुए 44 सालों बाद 1503 एकड़ जमीन अब सरकार की हो चुकी है। पडरौना राज दरबार की जमीन अब सरकार की। मुरादाबाद में कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर मोबाइल चोरी करने की कोशिश की गई, लेकिन चोर को उसकी चाल भारी पड़ गई। पीतल नगरी डिपो बस अड्डे पर मोबाइल लेकर भाग रहे एक युवक को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। गुस्साई भीड़ ने आरोपी की पिटाई कर पुलिस के हवाले कर दिया। अब पुलिस फरार साथी की तलाश में जुटी हुई है। तो कांवड़ यात्रा में यात्रियों के साथ फोन छीनकर भाग जाता था, यात्रियों के फोन छीनकर भाग जाता था, चोरी करता था। वहीं लोगों ने इसे पकड़ लिया, उसके बाद जमकर पीटा। मोबाइल चोर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांवड़ यात्रा में यात्री अपना फोन लेकर पहुंचे थे, जहां पर ये चोरी करता था उनका मोबाइल फोन, और उसके बाद इसे पकड़ा गया और पुलिस को सौंप दिया गया और लोगों ने इसकी जमकर पिटाई भी की है। देखिए, लोगों की मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ ये मोबाइल फोन ये किस तरीके से चोरी कर फरार हो जाता था और सस्ते दामों पर उसे बेच दिया करता था, और चोरी ही इसने अपना धंधा बना लिया था। जहां से एक व्यक्ति ने जमकर पीटा भी और जब पकड़ लिया और जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर थाने ले गया। मोबाइल चोर को पुलिस ने इसके बाद गिरफ्तार किया है। कांवड़ यात्रा में यात्रियों के मोबाइल फोन चोरी करता हुआ पकड़ा गया था ये। फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन आज सपा जिला कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मीडिया से बातचीत की। महाराष्ट्र में गैर मराठियों को लेकर दिए जा रहे बयानों पर रामजीलाल सुमन ने कहा कि मुंबई और महाराष्ट्र के निर्माण में पूरे देश का योगदान रहा है। उन्होंने इसे देश को बांटने वाली राजनीति बताते हुए ऐसी बयानबाजी पर सवाल उठाया। बेरोजगारी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकारें नौजवानों के आक्रोश और उनकी समस्याओं को नहीं समझ पा रही है। सुमन ने दावा किया कि देश का युवा भाजपा के खिलाफ विद्रोह के मूड में है। उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में बेरोजगारी, भूख और महंगाई जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे। साथ ही सपा सांसद ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे। ये पागलपन है। महाराष्ट्र को बनाने में और खासतौर से मुंबई को बनाने में पूरे देश का योगदान रहा है, और गैर मराठियों के संबंध में विभिन्न स्तरों पर ये इस तरह का लोग जहर उगलते रहे। उन्हें ये नहीं भूल जाना चाहिए कि गैर मराठियों की बहुत बड़ा योगदान रहा है महाराष्ट्र को बनाने में। ये देश को बांटने वाली शक्तियां हैं, और जो सरकार
इस प्रकार का आचरण कर रही है वो देश की एकता के खिलाफ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।